So today is a small introduction. It is not first class. It is a small introduction in which I am going to tell you that how I will be teaching and what all you will be getting if you join our classes, right? So what is the intent of the class today is that I will be telling you that how I will be teaching, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे हम चीज़ों को समझेंगे और मैं आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करूंगा। आज एक बार वो समझाकर फिर एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे सोर्सेज का, राइट? और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। अब इसमें देखिए हिस्ट्री ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, राइट? अब इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके ब्रॉडली दो पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, राइट? जब हम बात कर रहे हैं पेपर 1, पेपर 2 की, दोनों के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड बी एंड पार्ट ए एंड बी, फाइन। अब जो पार्ट ए है, दिस इज एंशिएंट इंडिया और अर्ली मिडिवल इंडिया, जो ट्रांजिशन का पार्ट है वो भी यहीं पे आ जाता है। हर्षा हो गया एंड देन वो थोड़ा साउथ इंडिया का टाइम हो गया, पल्वास चालुक्यास वाला। एंड देन ऑन दिस साइड वी हैव मिडिवल इंडिया कमिंग ऑफ मुस्लिम्स एंड देन वो दिल्ली सल्तनत, और फिर बीच में बहामनी किंगडम, विजयनगर एम्पायर, भक्ति सूफी मूवमेंट और राजपूत का राइज, एंड देन उसके बाद मुगल्स एंड फिर राजपूत की जो हिस्ट्री का पार्ट है, सिख हिस्ट्री हो गया, वो सारा मिडिवल में आ जाता है। फिर पेपर 2 पार्ट ए इज मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया तो कमिंग ऑफ यूरोपियंस भी इसी का पार्ट बन जाता है, जबकि वो यहाँ भी है और यहाँ भी उसका पार्ट आएगा। और मॉडर्न इंडिया में फिर कमिंग ऑफ यूरोपियंस के बाद ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स, और उसके बाद फिर ब्रिटिश की पॉलिसीज एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो सारा चलेगा। एंड दिस इज वर्ल्ड हिस्ट्री। ये भी मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है जो कि एनलाइटनमेंट से स्टार्ट होगी और अप टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर तक जाएगी 1990s तक, राइट? लेकिन आजकल ना इसमें भी एक थोड़ा सा एडिशनल एलिमेंट ऐड हो जाता है जो है यूरोपियन यूनियन का, और वो हमें 2010 तक लेके आता है, एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली। अब इस पूरे सिलेबस को अगर हम इंटेलिजेंटली डिकोड करें तो हमें एक सिंपल लॉजिक क्या समझ आता है। हिस्ट्री में न्यू फैक्ट्स आफ्टर यू आर डन विद योर जीएस तुम लोगों ने एक बार अगर अच्छे से कर लिया तो हमारे पास ना जो नए फैक्ट्स हैं, या ये मान के चलो दैट हाउ मेनी न्यू फैक्ट्स वी हैव टू स्टडी। एंशिएंट इंडिया में 40% के आसपास हमें न्यू फैक्ट्स पढ़ने हैं, 40%। मिडिवल इंडिया में भी हमें 40% न्यू फैक्ट्स पढ़ने हैं, जबकि मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री में ऑलमोस्ट 50% हमने पढ़ा हुआ है और 50% हमें पढ़ना है। सो इन दैट केस मैं ये बोल सकता हूं कि पेपर 1 जीएस करते हुए हमने 60% कवर कर दिया, अब हमें सिर्फ 40% ही और पढ़ना है, जबकि पेपर 2 जीएस करते हुए हमने 50% कवर कर दिया और ये 50% ही अब हमें नया पढ़ना है। अब जो ये 60% हम पढ़ चुके हैं और 40% नया पढ़ना और 50% नया पढ़ना है, ये भी एज सच पूरा नया इतिहास नहीं होगा। इफ आई टेक वन एग्जांपल हियर कि हम ना वर्ल्ड वार 1 की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वार 1 के कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर लेते हैं, तो एक ब्रॉड आइडिया माइंड में डेवलप हो जाएगा। व्हाइल टॉकिंग अबाउट कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वार 1, तो मैं वो सारे कॉजेज ऑलरेडी जीएस में पढ़ चुका हूं, तो मैं यहाँ पे नए कॉजेज क्या ही लिखूंगा, और कॉन्सिक्वेंसेस लिखते हुए भी आई डोंट थिंक कि मेरे पास बहुत ज्यादा स्पेस होगा जो मैंने जीएस में पढ़ा है उसके बाद मैं इसमें कुछ बहुत ज्यादा नया ऐड करूं। तो बेसिकली क्या होगा, जो हमने ये 40% फैक्ट्स नए पढ़ने हैं, इनमें से 20% फैक्ट्स हैं जिसे हम बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है? हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी से मतलब क्या होता है कि कुछ हिस्टोरियंस के नाम ऐड करेंगे कि यहाँ पर हॉफबॉम ने ये बोला, अगर वो वर्ल्ड हिस्ट्री, अगर एंशिएंट इंडिया तो बोलेंगे रोमिला थापर मैम की ये स्टेटमेंट है, डीएन झा सर की ये स्टेटमेंट है, आरसी मुजुमदार सर की ये स्टेटमेंट है, भंडारकर सर का वो स्टेटमेंट है, ऑल चीज एंड ऑल चीज कुछ ऐसा बताते हैं। सो कुछ हिस्टोरियंस के नाम। हिस्टोरियोग्राफी में दो चीजें होती हैं,
एक होते हैं स्कूल और एक होते हैं हिस्टोरियंस, राइट। जैसे कि मैं बताऊं कि सबाल्टर्न स्कूल का मैं हिस्टोरियोग्राफी का स्कूल उठाता हूं और रणजीत गुहा सर के मैं आइडियाज डिस्कस करता हूं। सो जो मैंने जीएस में पढ़ा था वो मेरा बेस बन चुका है। रादर मैं अपने स्टूडेंट्स को अब ये मोटिवेट करता हूं कि आपने जो अपनी नोटबुक बनाई है ना जीएस में हिस्ट्री की, आप उसी नोटबुक को अगर आपने बना ली है तो डिफरेंट, अगर नहीं बनाई है तो उसको बनाने का ढंग ही बदल देते हैं। क्या करेंगे, जो स्टूडेंट मेरे से ऑप्शनल पढ़ेंगे और अगर वो हमारे जीएस के स्टूडेंट्स नहीं हैं, हम तब भी उनको हिस्ट्री कंपोनेंट जो जीएस वाला है वो फिर साथ में देंगे, राइट। अदरवाइज तो हमारा जीएस का सारा कोर्स पेड है और अगर आप हिस्ट्री सिर्फ जीएस में हिस्ट्री लेते हो दैट इज अबाउट 10,000, बट अगर आप हमारा ऑप्शनल लेते हो 38,500 में तो हम आपको पूरी हिस्ट्री ऑफ जीएस साथ में कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं आउट ऑफ कंपल्शन। वो 10,000 आपको हम एफओसी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास में स्टूडेंट्स के नोट्स इस तरह बने कि आप लोगों ने क्या किया, ये एक नोटबुक ली जो आपकी कॉपी है, 2 पेज हैं, यहाँ पे आपने जीएस के हिसाब से अपने नोट्स बनाने शुरू किए। जब इस पेज पे आप जीएस के नोट्स बना रहे हो मेरा लेक्चर सुन के या एनसीईआरटीज पढ़ के या कुछ भी करके, इसके सामने ही आप ऑप्शनल के नोट्स बना दो। सो बेसिक फैक्ट्स यहाँ लिखे हुए थे वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एडिशनल फैक्ट्स हमने ऐड किए 30-40% वो, प्लस जो हिस्टोरियोग्राफी का नरेशन आया, हिस्टोरियंस के नाम आए, वो सामने ही लिख लिए। बट कोई भी मिक्स करके नहीं बनाएगा मैं इसी एक पेज पे ऑप्शन और जीएस रख लूं, क्योंकि जब हमने पेपर के लिए रिवीजन करनी है व्हेन इट इज जीएस तो हम सिर्फ ये वाला पेज पढ़ेंगे, व्हेन इट इज ऑप्शन का रिवीजन तो हम दोनों पेज पढ़ते जाएंगे। एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन मेकिंग अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ हिस्ट्री, और आपके लिए वो रिवीजन मल्टीपल टाइम्स हो जाएगी ऑप्शन की भी, क्योंकि आपने ये वाले पेजेस जीएस के लिए भी 4-5 बार पढ़ दिए, ऑप्शन के लिए भी, और इनके ऊपर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा बस। और ये अगर आप प्री देने के बाद मेंस के टाइम पे ज्यादा फोकस इन पेजेस पे कर गए तो आप वो जो हम उम्मीद करते हैं ना कि 280 से 310 के बीच में मार्क्स लेने की, आप इसको इजिली अचीव कर पाओगे, राइट। अदरवाइज 250 270 के बीच के जो मार्क्स हैं वो अब थोड़े डेंजरस हो रहे हैं। और अगर आपने मेरा वो ऑप्शनल का एनालिसिस वाला देखा था जिसमें मैंने मिस्टर मुदीत जैन ने जो IRSN 2018 बैच के उनका एनालिसिस दिखाया था, सो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। किसी में 5% रेट है, किसी में 7% है, किसी में 9% सक्सेस रेट है। वो जो 1-2% है ना वो 1000 के पीछे चल रहा है, तो 1000 के पीछे 1% का मतलब क्या हुआ, 10 लोग, सो 10-12 लोगों का फर्क पड़ रहा है। अब वो हो क्या रहा है कि एक ऑप्शन में 1000 लोग अपीयर कर रहे हैं और उसका 4% रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें से 1000 का 10% हुआ 100, तो 4% हुआ 40 लोग पास हो रहे हैं। और एक ऑप्शन ऐसा है जो लिया तो 5000 लोगों ने है और लेट्स से कि इसका 10% सक्सेस रेट भी आ गया, तो इसमें से 500 लोग क्वालिफाई कर गए। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज 4500 बच्चे फेल भी तो हो गए इस ऑप्शन से। आपको ये समझना है कि ये 4500 बच्चे क्यों फेल हुए या ये 500 ही क्यों पास हुए, क्योंकि एक इन्होंने पूरे इंटरेस्ट के साथ ऑप्शन को आइडेंटिफाई करके लिया था कि दिस इज माय इंटरेस्ट और मुझे यही ऑप्शन लेना है, राइट। दूसरी चीज, इन्होंने टेस्ट सीरीज पे बहुत फोकस किया था, इन्होंने अपने नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बना लिए थे और ये लोगों ने इंटरेस्ट से सब्जेक्ट लिया नहीं, नोट्स इनसे बने नहीं, टेस्ट सीरीज इन्होंने प्रॉपर लगाई नहीं, तो अल्टीमेटली रिजल्ट हो गया 0, राइट। तो अगर आप हमारे साथ हिस्ट्री ऑप्शन करोगे उसमें मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगा। पहला ऑप्शन, आप सीधा ऑप्शन की क्लास लगाने की बजाय पहले हमारे साथ जीएस का बैच लगाना शुरू करोगे, राइट। या तो सिर्फ जीएस का या जीएस प्लस ऑप्शन का एक साथ लगाना शुरू करोगे, तो आपके स्टार्टिंग से ही बेसिक फंडामेंटल्स भी क्लियर हो जाएंगे कि ये हिस्ट्री में बेसिकली फैक्ट्स चल क्या रहे हैं, और साथ में आपकी एडवांस स्टडीज भी चलती जाएगी। ये उनके लिए तो बहुत इजीली डुएबल है जो सिर्फ और सिर्फ अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ना तो वो कोई जॉब कर रहे हैं ना वो कोई कॉलेज स्टडीज कर रहे हैं। और अगर आप कॉलेज स्टडीज कर रहे हो तो आई होप यू अंडरस्टैंड 2021 इज अ लिटिल डिफिकल्ट गेम, कि अभी आप 0 से स्टार्ट करो और साथ में आप जॉब भी करो या कॉलेज भी जाओ और अगले साल आप एग्जाम भी दो। एट टाइम्स ना हम बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, तो वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है।
सो करना क्या है, बिल्कुल रियलिस्टिक रहना है, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा प्रेशर है ना कि मैं आई एम अ गर्ल एंड माई फैमिली इज बिहाइंड माई लाइफ, कि या तो अभी आईएएस कर लेंगे तो अभी शादी कर देंगे, कोई ऐसा इशू है फिर तो आई कैन अंडरस्टैंड। अदरवाइज बहुत रियलिस्टिक सोच के करो, नहीं तो एंड में यू एंड अप बीइंग डिजेक्टेड, परेशान होते हो, दुखी होते हो, डिप्रेशन ले लेते हो, उसका कोई फायदा ही नहीं है। सो बहुत रियलिस्टिकली हम तैयारी करेंगे। तो पहले जीएस एंड ऑप्शन की क्लासेस आप एक साथ लगा लो, राइट। अब मेरी तरफ से आपको 4 बुक्स मिलेंगी हिस्ट्री ऑप्शन के लिए। उसके बाद आपको कोई भी वो नहीं करना, बुक्स एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी। ये 4 बुक्स में क्या है और मेरे लेक्चर्स क्या हैं, एक बार आपको अब मैं वो समझा देता हूं। जब मैं आपको दूंगा एंशिएंट इंडिया की बुक, ठीक है, एंशिएंट इंडिया की बुक, इसमें मैंने इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है, बीए और एमए का जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी इस बुक में डाल दिया। फिर रोमिला थापर मैम की बुक में जो इंपॉर्टेंट है वो हमने यहां डाल दिया। उपिंदर सिंह मैम की बुक तो इसका बेस बनी हुई है, राइट, बेस ही उपिंदर सिंह मैम की बुक है, रादर उसमें हमने ये 2 चीजें ऐड की हैं। फिर डीएन झा सर की जो बुक है उसमें जो इंपॉर्टेंट था वो हमने डाल दिया, राइट। सो इग्नू है, रोमिला थापर मैम है, उपिंदर सिंह है और डीएन झा है। इसके बाद जो मैं क्लास में, ये 4 बुक्स तो आ गई हमारे नोट्स में। इसके बाद जब मैं क्लास पढ़ाता हूं उसमें मैं क्या करता हूं, उसमें मैं एकेडमिया से जो बहुत अच्छे अच्छे ऑनलाइन आर्टिकल्स मिलते हैं, जेस्टोर से जो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिलते हैं, उनको पढ़ के क्लास में उनकी समरीज भी कराता हूं और एक्सप्लेनेशंस भी दे देता हूं। तो ये भी समझा दिया और साथ में ये भी समझा दिया। तो आपके पास इन वन गो 1 2 3 4 5 6 सोर्सेज आ गए और इंटीग्रेट होके मर्ज हो गए, आपके नोट्स बन गए। फाइन, दिस इज एंशिएंट इंडिया। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट मिडिवल इंडिया, तो अच्छा यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक, आर एस शर्मा तो मैं भूल ही गया, हमारी आर एस शर्मा की एंशिएंट इंडिया। सो इट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सोर्सेज। ऐसे ही मिडिवल इंडिया में सतीश चंद्र सर की बुक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वी ऑल नो दैट, सतीश चंद्र सर की बुक। उसके बाद एक ना रिजवी सर की बुक आती थी, वंडर दैट वाज इंडिया वॉल्यूम 2। वो ना जो हमारा वो वाला पार्ट होता है ना, कल्चर वाला पार्ट, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग करा देती है ये बुक। तो सतीश चंद्र सर की बुक, रिजवी सर की बुक, इग्नू का स्टडी मटेरियल और साथ में सलमा फरूखी मैम की बुक, और इसके अलावा कुछ सिलेक्टेड इरफान हबीब सर के आर्टिकल्स। ये पढ़ने के बाद वही एकेडमिया और जेस्टोर के स्पेसिफिक आर्टिकल्स वो भी इसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो 7 सोर्सेज फॉर एंशिएंट इंडिया हो गए, 7 सोर्सेज फॉर मिडिवल इंडिया हो गए। अब आपको इनमें से ये कोई भी बुक नहीं पढ़नी है, आपको इंस्टीट्यूशन की एंशिएंट इंडिया की 250 टू 270 पेजेस की जो हमारी बुक है वो पढ़नी है, जिसमें मैं हर बार कुछ थोड़ा सा ऐड करवा देता हूँ। ऐसी मिडिवल की है 250 पौने 300 पेज की बुक। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले तो बिपिन चंद्र सर की बुक पढ़ेंगे हम, राइट, जो हमने अपने नोट्स में डाल दी। फिर हम पढ़ेंगे शेखर बंदोपाध्याय सर की बुक प्लासी टू पार्टीशन, फिर सुमित सरकार सर की बुक मॉडर्न इंडिया, उसके बाद ग्रोवर एंड ग्रोवर की मॉडर्न इंडिया, फिर AR देसाई सर की एक बड़ी अच्छी बुक आती है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर, वो ऐड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आता है इग्नू। इग्नू के बाद 7th यहाँ पे आता है इशिता बनर्जी दुबे की बुक, ठीक है। फिर 8 एंड 9 ऐड होता है इसमें एकेडमिया एंड जेस्टोर। तो मॉडर्न में तो 9 बुक्स की समरी बनाकर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये समरीज ही पढ़नी है, इसके अलावा आपको और ज्यादा कुछ भी नहीं करना, और कोई भी आपने अलग से बुक नहीं उठानी है जब तक कि मेरे से नहीं पूछ लिया। वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे पहले तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक आती है बर्न्स एंड बर्न्स की हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 2 एंड 3। वॉल्यूम 1 इज नॉट रेलिवेंट फॉर आवर सिलेबस, सो वॉल्यूम 2 एंड 3 इसमें हम पढ़ते हैं। फिर आती है थॉमसन की बुक, फिर आती है डेविड मैसन की बुक, फिर आती है गे एंड गैरटी की बुक, और इग्नू का स्टडी मटेरियल, फिर एकेडमिया एंड जेस्टोर। तो 7 बुक्स यहां पर हो गई।
तो ये सारे नोट्स 4 बुक्स एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न वर्ल्ड, आप मान के चलो 250 250 300 300, तो 600 एंड 500 ये 1100 पेजेस हैं जो मैं आपको 4 बुक्स यहाँ से कोरियर कर दूंगा। कोरियर जाने में आजकल थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे क्लास को, जैसे कल 2 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फीस एडवांस में पे कर दी, उन लोगों को हम यहीं से साथ के साथ कोरियर कर रहे हैं, साथ के साथ ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, हम उनको इन बुक्स का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे कि वो तो साथ साथ पढ़ना शुरू कर दें। हम अपने पोर्टल पे डाल देंगे, डाउनलोड नहीं होगा बट आप उसको पढ़ पाओगे साथ साथ, राइट। इतनी देर में आपके पास आपकी बुक्स पहुंच जाएंगी। अब इसके अलावा ये तो हो गया मटेरियल और स्टडी मटेरियल और क्या कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद होती है बात टेस्ट सीरीज की। अब टेस्ट सीरीज में हम क्या करेंगे, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न और वर्ल्ड, ये 4 सोर्सेज हैं हमारे पास, राइट। अगर हम एक बड़ी नॉर्मल पेज पे पढ़ें सो 30 लेक्चर्स ईच इन पे लगते हैं। अगर हम 3 घंटे की क्लास करें 30 लेक्चर्स ईच, राइट। अब जब 30 लेक्चर्स ईच हम लगा रहे हैं 3 घंटे की अगर हम क्लास करें, कभी क्लास 1 घंटे की भी हो जाएगी, टॉपिक इतना बोरिंग लगेगा तुम लोगों को। क्यों लगेगा बोरिंग? क्योंकि उसमें फैक्ट लोडेड होंगे और तुम्हें उसको 2 बार रिवाइज करना है। कभी क्लास 2 घंटे में रुकेगी। तो ये सारे पे सारा जो है ये 38-39 डेज में बात चली जाती है, ठीक है। कहीं पे 38, कहीं पे 39 डेज में। तो हम इसको रफ फिगर में 40-40 करके 160 डेज बना लेते हैं। अब इसके अलावा अगर हम टेस्ट सीरीज को अलग से डेज दें तो बहुत टाइम एक्सटेंड हो जाता है। तो हमने क्या प्लान किया हुआ है, हम इसमें क्या करेंगे, हर वीकेंड पे एक टेस्ट रख लिया करेंगे जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे। एक हफ्ते में हमने लेट्स से कि स्टार्ट किया, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया पढ़ लिया, सोर्सेज के बाद हमने पढ़ दिया इसमें प्री हिस्ट्री पढ़ दिया और हड़प्पा वाला पढ़ लिया। तो इन 3 टॉपिक्स पे एक टेस्ट हो गया। फिर हमने वैदिक एज पढ़ दिया, महाजनपदास एंड बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ दिया, इस पे 5 क्वेश्चंस का टेस्ट रख लिया। सो अलोंग विद द कोर्स तो आपके ऐसे सेक्शनल टेस्ट चलते जाएंगे जिनके मैं आपको साथ में मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा। जैसे ही सिलेबस खत्म हुआ, अब आपके 8 टेस्ट होंगे मॉक टेस्ट। 8 कैसे होंगे, सॉरी 8 नहीं 12 टेस्ट होंगे। पहले पेपर 1 सेक्शन ए, इसके 2 टेस्ट होंगे 1 एंड 2, हाफ हाफ सिलेबस करके, ऐसे ही 1 एंड 2 1 एंड 2 1 एंड 2। सो ये 2 2 4 2 6 2 8 टेस्ट हो गए आपके। उसके बाद 8 टेस्ट के बाद एक पूरा टेस्ट पेपर इसका और एक पूरा इसका, एक इसका और एक इसका, तो ये हो गए 4 टेस्ट, राइट। 12 टेस्ट हो गए। अब आपने प्री लिख लिया, उससे पहले ये सारा कुछ खत्म करेंगे हम, राइट। बिफोर जनवरी ये सारा कुछ खत्म, टेस्ट सीरीज खत्म। अब आप अपने प्री में जाओ। प्री देने के बाद फिर दोबारा एक टेस्ट पेपर 1 का और एक टेस्ट पेपर 2 का होगा। तो टोटल आपके 14 टेस्ट तो हो गए मॉक टेस्ट, और बाकी 5-5 क्वेश्चंस वाले तो आपके अनलिमिटेड टेस्ट साथ साथ चलते गए। अब यहां तक किसी के माइंड में कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है, so you can raise your hands and ask me the questions. Nobody is having any doubt so far? Chalo, let me try. Akhila Patil, I'm giving you mic. Akhila, can you please switch on your mic? And Fearless Soul, why don't you switch on your mic? Raise your hand, I give you the mic. So here are you. Mic on कर लो. हेलो हाँ जी सर, बोल रहा था कि जो ऑप्शनल का जो क्लास होगा इसका मतलब कौन सा लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश? देखो, जब मैं समझाऊंगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, लेकिन जब डिक्टेशन करूंगा और जो प्रिंटेड नोट्स दूंगा वो सिर्फ इंग्लिश में है। ओके सर, राइट। और किसी कोमल अभी बेटा इसके ऊपर मैं अभी डिसाइड कर रहा हूँ कि पहले मैं आपको एक डेमो दे दूं, मैं पढ़ाऊंगा कैसे, फिर हम डिसाइड करते हैं। फियरलेस सोल का हो गया। अखिला पाटिल को बात ही नहीं करनी है। यस कुशाग्रा त्रिपाठी, ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ बाय मी ओनली, नोबडी एल्स विल बी एंटरिंग द क्लास। अखिला पाटिल कहते हैं जी हमने बात ही नहीं करनी है। विश्वदीप जी आप बोलो। माइक ऑन करो।
कोमल तुम्हारे को भी माइक दिया, तुम भी ऑन कर लो। एक बार ये सिस्टम भी हम लोग चेक कर लेंगे आपस में, दैट हाउ कंफर्टेबल वी फील विद दिस सिस्टम। हेलो, हाँ जी कोमल, गुड मॉर्निंग सर। कंफर्टेबल विद द सिस्टम? यस सर। ऑलराइट, चलो फिर मैं अब आपको एक टॉपिक समझाने लगा हूँ। पहले थोड़ा समझाऊंगा, फिर उसके साथ आपको मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा। विश्वदीप आप माइक ऑन कर लो अगर बात करनी है कुछ। हेलो सर। हाँ जी विश्वदीप, आर यू सर कंफर्टेबल क्या विद द सिस्टम? एनसीईआरटी के बाद ज्वाइन करने से होगा? देखो दैट विल बी एंटायरली योर विश। अभी आप एक पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो जो मैं समझाने लगा हूँ, और उसके बाद फिर आप डिसाइड करना आपने कब ज्वाइन करना। मैं लास्ट में एक आइडिया दे दूंगा सब लोगों को, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट टुडे, एंड देन उसके बाद फिर मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू थोड़ा समझाऊंगा, एंड फाइनली हम क्या करेंगे, फिर मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि हाउ यू कैन ज्वाइन इट एंड व्हाट इज द राइट वे टू ज्वाइन द सब्जेक्ट। ऑलराइट, अब एक टॉपिक है पहला, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज वी हैव। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी सोर्सेज और फिर आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। नाउ व्हेन आई से आई डिवाइड सोर्सेज इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, तो इनका डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? प्राइमरी सोर्सेज आर कंटेम्परेरी सोर्सेज, means written at the time or created at the time of the event or the person about whom they are talking about. अब अगर मैं बोलूं अकबर बादशाह रूल कर रहे हैं, अकबर इज रूलिंग, एंड देन अबुल फजल इज राइटिंग आईने अकबरी, राइट? दिस इज प्राइमरी सोर्स. Akbar is ruling, Abul Fazl is present at that time, and he is writing a book at the same time. So this is a contemporary source, means this is primary source. But then during time of, let's say, Shah Jahan or perhaps Jahangir or Aurangzeb, or later on, if someone writes something about Akbar, so he is not present at the time of Akbar or the events that he is referring to, so this becomes the secondary source. So history is primary source based and secondary source based. Fine, this is one difference between the sources that we need to understand. Hereafter we divide sources into various categories. The various categories will be on both the sides, primary as well as secondary. So I will make chart only under primary. So the sources are literary sources, the books written by the people, literary sources, then archaeological sources. Literary sources and archaeological sources. These literary sources can further be divided into religious sources and secular sources. For example, if I am reading books about ancient India and I am talking about Vedas, or I am talking about Buddhist literature, Jain literature, these are religious books. But when I talk about books like Arthashastra, Kama Sutra, or I'm talking about books like विशाख दत्त के नॉवेल्स हैं, मुद्र राक्षस है, देवी चंद्रगुप्तम है, these are secular sources. So there are religious sources, there are secular sources. Now in both these categories, religious as well as secular, there can be further division. These are Indian sources and foreign sources. Indian and foreign sources. So it is like Indian sources. I am talking about Gupta age. Let's say I'm talking about Maurya age. Maurya age में secular sources में about Maurya time, and the secular sources from Indian perspective, I have Arthashastra of Kautilya. राइट, अर्थशास्त्रा कुटिल्या ने लिखी, सेकुलर सोर्स है, धर्म के ऊपर नहीं है. एक इंडियन ने लिखी है, प्राइमरी सोर्स है, मौर्यों के टाइम पर लिखी. वैसे ही सेकुलर सोर्स में फॉरेन में मेगास्थनीज की इंडिका नाम की बुक है, वो भी मौर्यों के बारे में बताती है, लेकिन एक फॉरेनर ग्रीक मेगास्थनीज ने लिखी है. सेकुलर सोर्स है, प्राइमरी लिटरेरी एविडेंस है अबाउट द मौर्यन एज.
ऐसे रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में बुद्ध की बुक्स जो हैं, जो अशोक के टाइम पर जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हो रहा है तो त्रिपिटकाएं लिखी जा रही हैं, वो प्राइमरी सोर्स हो गया उस टाइम का, उसी टाइम पे लिखी जा रही है, कंपाइल हो रही है, तो उस टाइम की सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं। लेकिन सेकेंडरी सोर्सेज में बाद में ह्यूनसैंग, फाइहान, आइंसैंग, चाइनीज ट्रैवलर्स आते हैं और वो इसके बारे में लिखते हैं। या अशोक के टाइम पर ही साउथ में डीप चले जाओ, श्रीलंका में, तो दीपवदना या ऐसी और सारी बुक्स लिखी जा रही हैं वहां पर श्रीलंका में अबाउट बुद्धिज्म, जो अशोक के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती हैं। तो रिलीजियस सोर्सेज में इंडियन भी हैं, फॉरेनर भी हैं, सेकुलर में भी इंडियन भी हैं और फॉरेनर्स की भी हैं लिटरेरी सोर्सेज, और ये प्राइमरी भी हैं और सेकेंडरी भी हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया सब लोगों को? इसमें कोई डाउट? And unless you guys are responding in the class will not be as good as it can be otherwise. All right. Then archaeological sources बहुत सारे होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सबसे पहले आते हैं, हम बात करते हैं न्यूमिस्मेटिक की। न्यूमिस्मेटिक क्या होते हैं? क्वाइंस, राइट? तो क्वाइंस एक सोर्स बन जाते हैं और ये प्राइमरी भी होते हैं, ये सेकेंडरी भी होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्वाइंस जो हैं या जो लिटरेचर है, अब इनकी ना एक बात समझते हैं, क्वाइंस के ऊपर भी तो कुछ ना कुछ हमने लिखवाया होता है ना, या तो किंग का नेम लिखवाया हुआ है या इसके ऊपर हम रिलीजियस कोई मैसेज दे रहे हैं। सो क्वाइंस के ऊपर भी तो हमें लिटरेरी एविडेंसेस मिल गए ना, तो आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज एक दूसरे में आकर मर्ज भी करते हैं। ऐसे ही लिटरेचर लिखना था, उसके लिए किसी रॉक पे लिख दिया, किसी कॉपर प्लेट पे लिख दिया, तो जो वो रॉक थी या कॉपर प्लेट थी वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी तो बन गई। सो ये ना हमने कन्वीनियंस के लिए डिवाइड किया कि एक लिटरेरी है, एक आर्कियोलॉजिकल है। अदरवाइज ब्रॉडली बात करें, ऑल आर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सो एक है न्यूमिस्मेटिक क्वाइंस की स्टडी, दूसरा है एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होता है? इंस्क्रिप्शंस, जैसे राजाओं ने शिलालेख लिखवा दिए, रॉक इंस्क्रिप्शंस, पिलर इंस्क्रिप्शंस, पिलर एडिक्ट जो अशोक के हैं उस तरह से इंस्क्रिप्शन हो गए। और इनको भी आगे आप डिवाइड कर सकते हो कि ये इंस्क्रिप्शन में रिलीजियस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये सेकुलर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये इंडियंस के लिखवाए गए हैं या किसी फॉरेनर ने लिखवाए हैं। ऐसे ही आपको फॉरेनर्स के क्वाइंस भी इंडिया में मिल जाते हैं, रोमन्स के क्वाइंस मिलते हैं, ब्ला ब्ला। सो ये सारा कुछ जो है सोर्सेज में आ गया। सो आर्कियोलॉजिकल में न्यूमिस्मेटिक आ गया, एपिग्राफिक आ गया, और फिर आ गया एक्सकावेशंस, जो आपने खुदाई करके चीजें ढूंढ ली, राइट? सो दीज आर ब्रॉड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब जब तुम जीएस पढ़ोगे ना, अगर तुमने हिस्ट्री ऑप्शन नहीं भी लिया, तो इन सारी सोर्सेज के रेफरेंसेस में तुम्हें कितना कुछ पता होगा वो मैं तुम्हें इसमें ना एक्सकावेशन में जैसे आपको पॉटरी मिल जाती है, बर्तन मिल जाते हैं, टूल्स मिल जाते हैं, वेपन्स मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट्स मिल जाते हैं, वो सारा इसका पार्ट बन जाता है। अब अगर आप जीएस कर रहे हो तो एक एग्जांपल लेते हैं न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में। आपको पता होगा कि पहले मौर्यों के टाइम तक पंचमार्क क्वाइन थे, इंडो ग्रीक्स ने आके डाइस्ट्रक क्वाइंस इंट्रोड्यूस कर दिए। पहले पंचमार्क थे, फिर डाइस्ट्रक आ गए, फिर सतवानाओं ने लेड या कॉपर के क्वाइंस भी इंट्रोड्यूस किए, फिर गुप्ताओं के टाइम पे गोल्ड के क्वाइंस बड़े पॉपुलर हुए, लेकिन वो ग्रीक्स पहले ला चुके थे गोल्ड के क्वाइंस, राइट? फिर आपको पता चलेगा कि मिडिवल इंडिया में इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में प्रॉपर क्वाइंस इंट्रोड्यूस किए। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने वहां पर एक टोकन करेंसी ली। उसके बाद मुगलों के टाइम पर ये वाले क्वाइंस आए, ब्रिटिश ने आके ये क्वाइंस चला दिए। ये तो जीएस में पता ही होना चाहिए ना, तो कुछ नया तो होगा नहीं यहाँ पर, सिर्फ इसके थोड़े एनालिसिस, एनालिटिकल स्किल्स आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे एज एन ऑप्शनल स्टूडेंट, फैक्ट्स वही रहेंगे। एपिग्राफी की अगर हम बात करें तो अशोक के इंस्क्रिप्शंस पे तो जीएस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हरिसेन ने समुद्रगुप्त के लिए प्रयाग पर सस्ती बनाई, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। पुलकेशिन II जो चालुक्य राजा है, उसका ऐहोल इंस्क्रिप्शन रवि कीर्ति ने बनाया, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो जीएस में ही हम सारी एपिग्राफी के बारे में काफी डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो जो मैंने बोला था ना कि 40% नया पढ़ना है, वो आपने कोई 5, 7, 10 नई इंस्क्रिप्शन याद करनी है अपने ऑप्शनल के परस्पेक्टिव से, मोर और लेस, अदरवाइज सब सेम रहने वाला है। इट्स नथिंग न्यू, नथिंग वेरी डिफिकल्ट।
राइट। हिस्ट्री का ना एक हवा सा बना हुआ है कि पता नहीं सिलेबस कितना वास्ट है। अल्टीमेटली व्हेन यू रियलाइज कि यार सिलेबस तो सारा वो है जो हमने जीएस में पढ़ दिया, तो चीजें बड़ी सिंपल हो जाती हैं, राइट। पॉटरी की बात करो, हड़प्पन की पॉटरी क्या थी, ब्लैक एंड रेड वेयर थी। फिर उसके बाद पीजीडब्ल्यू आ गई, पीजीडब्ल्यू के बाद फिर आ गई आपके पास, सॉरी पहले ओसीपी ओकरे कलर पॉटरी आई, फिर पीजीडब्ल्यू आई, फिर एनबीपीडब्ल्यू आई। तो ये सारा कुछ हम जीएस में पढ़ने ही वाले हैं, हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जितना मैंने अभी तक बोला है, क्या तुम जीएस पढ़ते हुए, सोर्सेज पढ़ते हुए लिटरेरी, क्या तुम बुद्ध की त्रिपिताकाओं के बारे में नहीं पढ़ोगे, जैन के अंगास के बारे में नहीं पढ़ोगे, या तुम भक्ति सूफी लिटरेचर के बारे में नहीं पढ़ोगे? जीएस में भी माल फुजात लिटरेचर जो सूफियों ने लिखवाया बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस लिटरेचर ऑफ मिडिवल इंडिया अबाउट सूफी मूवमेंट। तो क्या ऐसा पढ़ना है तुमने नया ऑप्शन में जो तुमने पहले जीएस में नहीं पढ़ा, राइट? I hope this much of encouragement to make you confident that history is not vast, history is not boring, history is not all new. I hope this has now made you guys clear about this idea. Yes, त्रिपाठी बेटा, मैपिंग का ना मैं क्या करता होता हूँ, हर टॉपिक के साथ आपको पहले तो मैप प्रोवाइड करूंगा, फिर जब रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी देन वी विल डिस्कस अ मेथड। मैं उसको आपको मेथड सिखाऊंगा प्रॉपर कि वो मैप में आपने लाइक कैसे चीजों को पिन पॉइंट करना है। दैट वी विल डू इन सम वाइल। जय श्री। यस प्लीज। हेलो। यस मैम। हेलो सर, आईएएस के एग्जाम देना रहता है ना, तब आप मदर टंग रहता है कि नहीं? मतलब एवरीथिंग इन इंग्लिश और इन मदर टंग? See, that is your convenience. If you want to give the full exam in your mother tongue, GS as well as optional, you are allowed to do that, right? Okay, sir. Thank you. All right. So here, let's start with the idea of how we will be like taught in the classes, how I will be taking the lectures. So for a while, I will not be able to see if you guys have raised some hands or have written something because I am now on to slides. So इस तरह मैं आप लोगों को क्लास में स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाऊंगा, राइट? अब एक क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट पेपर के लिए दैट व्हाट इज द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्सेज विद स्पेशल एम्फसिस ऑन लिटरेरी सोर्सेज। जो अभी मैं आपको बता रहा था ना, ये इतने सारे सोर्सेज हैं, तो उसी के बेसिस पे देयर इज अ क्वेश्चन लाइक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्सेज विद स्पेशल एम्फसिस ऑन लिटरेरी सोर्सेज। तो पहले तो ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। A study of past involves acquiring knowledge about। जब भी हम पास्ट को पढ़ेंगे तो हमें किन किन चीजों की नॉलेज मिलनी चाहिए? एंशिएंट सिविलाइजेशन, जिस सिविलाइजेशन की हम बात करने जा रहे हैं वो हड़प्पन्स हैं, वो वैदिक सिविलाइजेशन है, वो मौर्यंस का टाइम है। देन किंग्स एंड पेजेंट्स, एक होती है एलीट क्लास, किंग्स एंड उनके ऑफिसर्स जो बहुत बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करते हैं, और यूजुअली हम लोग हिस्ट्री को कन्फाइन कर जाते थे पॉलिटिकल नैरेटिव्स पे कि सिर्फ हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। लेकिन जो पेजेंट मींस ऑर्डिनरी लोग हैं सोसाइटी के, कॉमन पीपल, यूपीएससी में तो उन पे भी क्वेश्चन आते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, डिस्कस द लाइफ ऑफ कॉमन मैन इन गुप्ता एज। तो हमें ना सोसाइटी की ब्रॉड हिस्ट्री समझनी है। रादर जीएस में भी जो कल्चर का पार्ट है वो इसी चीज पे एम्फेसाइज करता है, राइट? सो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, किंग्स एंड पेजेंट्स हैं, ट्रेडिंग नेटवर्क्स हैं। ट्रेडिंग नेटवर्क्स पता कैसे हैं? जैसे ना विद इन इंडिया हम बात करें तो एक नॉर्थ का ट्रेडिंग रूट था बड़ा फेमस, उत्तर पथा, और एक साउथ के साथ कनेक्ट करता था दक्षिण पथा। अब जो ये ट्रेडिंग रूट्स थे इन पे लोगों का फ्रीक्वेंट मूवमेंट होता था और यहाँ से आइडियाज एक्सचेंज होते थे, लोग आपस में मिलते थे, आइडियाज एक्सचेंज करते थे, जिससे कि सिविलाइजेशंस ग्रो करती थी। ट्रेड के साथ साथ कल्चर का एक्सपेंशन भी होता था, राइट? फिर तुम्हारे फॉरेन ट्रेड के कॉन्टैक्ट बनते हैं, जैसे कि कुशाना के टाइम पर कनिष्क राजा ने ओल्ड सिल्क रूट वाले रूट को कैप्चर कर लिया, जो चाइना से, इंडिया से होता हुआ सेंट्रल एशिया तक जाता था और थोड़ा यूरोप के साथ कनेक्ट कर जाता था। तो वो पूरा ट्रेड रूट जब तुम कंट्रोल करते हो, फिर मैरीटाइम ट्रेड रूट्स होते हैं, जैसे चीरा चोला पांड्याज हैं, वो रोमन्स के साथ ट्रेड करते हैं और वो मैरीटाइम ट्रेड के रूट्स को मैनेज करते हैं। तो तुम्हें ना ट्रेडिंग नेटवर्क्स की नॉलेज होनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या वेरियस अदर ऑक्यूपेशंस। दिस नॉलेज इज अराइव्ड एट थ्रू केयरफुल एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन।
ऐसा नहीं है कि हिस्टोरियंस कुछ भी देख लें, कुछ भी बोल दें। बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद, आफ्टर वेरियस एग्जामिनेशंस एंड री एग्जामिनेशंस ऑफ एविडेंस derived from historical sources and the interpretation of the same, बार बार उसको स्टडी करके, उसका इंटरप्रिटेशन करके फिर हम एक कंक्लूजन पे आते हैं जो हिस्टोरिकल फैक्ट बनता है। सोर्सेज इन आइसोलेशन हैव नो मीनिंग। हमें डिफरेंट सोर्सेज को जुक्स्टापोज करना है, एक दूसरे से कंपेयर करना है, एंड आउट ऑफ दैट कंपैरेटिव एनालिसिस वी हैव टू देन एक्सट्रैक्ट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं। मैंने ना एक किताब में पढ़ा कि लेट्स से कि इस जगह पर महल होता था, फिर मैंने वहां पर एक्सकवेशंस की, खुदाई की, और वहां पर मुझे कोई अवशेष ही नहीं मिल रहे, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो देन हाउ कैन आई बिलीव कि जो रिटर्न है ये ट्रू है, राइट? और फिर मुझे कहीं पर एक खुदाई में महल मिल गया, टूटा फूटा पैलेस मिल गया, लेकिन वो किसने बनवाया, कब बनवाया, इसके बारे में मुझे कोई लिटरेरी एविडेंस नहीं मिलता, तो उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिप्लोमेटिक, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो यहाँ पर डिफरेंट सोर्सेज को आइसोलेट करके पढ़ने की बजाय हिस्टोरियंस उनको जक्स्टापोज करते हैं और फिर पढ़ते हैं, राइट? नेक्स्ट, historians have to analyze them, extract meaning out of them and use them to string together a narrative about the past। तो उनको एक साथ जोड़ के रखना पड़ता है। जो सोर्सेज हैं उनको कन्वेंशनली हम डिवाइड करते हैं लिटरेरी सोर्सेज में और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, राइट? जो मैंने वहां भी आपको बोर्ड पे समझाया था, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। While literary sources include any text written or oral, अगर वो oral चले हैं ना, जैसे वेद कितने समय तक oral चलते गए हैं, ऐसे ही बहुत सारे बार्डिक नरेटिव्स हैं, लोगों ने बहुत सारी दंत कथाएं बनाई हैं, फोकलोर जिन्हें हम बोलते हैं, वो सब भी हिस्ट्री का पार्ट बनते हैं। एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर सेड टू बी मोर टेंजिबल, मटेरियल रिमेन्स। वो फिर आपको पत्थर पे कुछ लिखा मिल गया, कोई महल मिल गया, कोई क्वाइंस मिल गए। This categorization, however, is by no means watertight। ऐसा नहीं है कि आर्कियोलॉजिकल अलग है और लिटरेरी अलग है। Written needs a surface to exist, which makes it tangible in a sense कि किस पे लिखा था आपने, पेपर पे या क्लोथ पे या वॉल पे या आपने किसी मेटल के बैग पे, बेस पे लिखा था, तो वो टेंजिबल भी हो गया ना, तो फिर वो आर्कियोलॉजिकल भी हो गया। In the same way, archaeological sources have writing on them as in the case of coins and inscriptions। तो फिर ये लिटरेरी सोर्सेज भी हमारे पास हो गए। सो दोनों चीजें एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाती हैं। हिस्टोरिकल एनालिसिस thus is possible only with a vigilant consideration of all the fluidities involved, कि सबको एक साथ रख के एक दूसरे की कमियों को, जो गैप्स हैं उनको प्लग करके फिर आप एक प्रॉपर हिस्टोरिकल नैरेटिव बिल्ड कर पाते हो, राइट? अब आती है बात लिटरेरी सोर्सेज की। इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम? मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो हैंड रिटन हमें मिल जाती हैं, ट्रेवलॉग्स हैं जो वेरियस ट्रैवलर्स आए, चाइनीज आए, अरब आए, पर्शियंस आए, ग्रीक्स आए, जो भी आए उनके ट्रेवलॉग्स मिल गए, मेमोर्स मिल गए, मींस जिनकी याद में कुछ लिखा गया, एंड रिलीजियस टेक्स्ट। ऑल हिस्ट्री बिफोर द अपीयरेंस ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। जब तक हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है उस टाइम को हम बोलते ही प्री हिस्ट्री है। हिस्ट्री स्टार्ट ही तब होगी जब हमारे पास राइटिंग्स आएंगी, और राइटिंग सबसे पहले मेसोपोटामिया में आई और इंडिया में वो इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर आई। लेकिन अभी भी हम उस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से। इट हैज नॉट येट बीन फुली डिसाइफर्ड कि वो क्या लिखते थे, पिक्टोग्राफिक जो उनके सिंबल्स थे उनसे वो क्या बोलना चाह रहे हैं। वी आर नॉट येट 100% श्योर अबाउट दैट, बिकॉज ऑफ विच हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं जिस टाइम के लिए हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं है वो टाइम है प्री हिस्ट्री, और जिस टाइम के लिए रिटन एविडेंस है लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पा रहे वो है प्रोटो हिस्ट्री। तो जो स्टोन एज कल्चर्स हैं वो प्री हिस्ट्री का पार्ट है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, और वैदिक एज ऑनवर्ड्स जो टाइम आता है वो बन जाता है प्रॉपर हिस्ट्री का टाइम, राइट? सो इस तरह से मैं आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स क्लास में कराया करूंगा। आई होप अब हम इसके आगे आज नहीं कर रहे हैं। दिस वाज ओनली एन इंट्रोडक्शन फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड दैट हाउ आई विल बी टीचिंग। सो नाउ इन केस एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग और से एनीथिंग, यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। त्रिपाठी जी बोलिए।
Sir, sir, am I audible? Yes. So like I'll be able to give exam on 2022. Okay. Currently in college. So if I'll complete this, like it will be completed on January 2021 approx. So will there be any issue if I'll complete it so early? I tell you something. Listen, this will be a common doubt for all of us. So let me give the idea for everyone. And sir, one more thing. Mm-hmm. So will you be available to us like after this period, like after completing this course? How can we communicate with doubts? The students who started studying history with me in 2016 or 17 are still in touch with me. I never remove anyone from my WhatsApp group. And whenever I read anything new, I share it with them. And those who started in 2016, they still have access to my live classes. I hope you have Okay, got your sir. answer. Yes, sir. Thank you, sir. All right. यार ये वाले डाउट्स कहाँ से तुम्हारे लोगों के दिमाग में आते हैं? किन लोगों के सताए हो तुम इतने? कौन से टीचर तुम्हें दुखी किया इतना? सर कॉलेज के टीचर्स. अच्छा फिर ठीक है. तो मैं एक बड़ी स्टोरी बताता हूँ. मैं पहले कोमल बेरी से बात कर लूँ. ये कोमल ने पता नहीं बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा मेरे से. सो लेट मी गिव माइक टू कोमल बेरी. कोमल करो बेटा माइक ऑन. हेलो कोमल बेरी, तुम्हारा माइक ऑन है, बोलो. मेरे बच्चे, ओह ये तो शकुनी मामा जैसी बात होगी. मेरे बच्चे. कोमल बेरी, इतनी क्यों है देरी? बाय. नहीं बात करनी तो भाग जाओ यहां से. अब मेरी सुनो बात बेटा. तुमने इसका मतलब आज तक कभी सिलेबस ही नहीं देखा. जीएस में वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. प्लीज तैयारी करने से पहले एक बार सारा सिलेबस अच्छे से देख लो. ऐसे मत तैयारी करना, ठीक है कोमल? वर्ल्ड हिस्ट्री इज पार्ट ऑफ जीएस. वर्ल्ड हिस्ट्री पेपर 1 जीएस में प्रॉपर आता है, मेंस के पेपर में. ठीक है, अच्छे से सिलेबस देख लो. अब सुनो, मेरे पास तुम लोगों के लिए 3 प्लान्स हैं. जिन्होंने मेरे साथ हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ना है, वो 3 प्लान हैं. एक बार सिर्फ जितने लोग अभी बैठे हो ये कंफर्म कर दो 2022 या 2023 के कैंडिडेट्स कौन है. 2021 वाला मत लिखना अभी. 22 या 23 वाले कैंडिडेट्स लिखो पहले. बाईस 23 22. ओके, जयश्री बोलो बेटा, आपने क्या बोलना है? बोलो जयश्री. हेलो सर. जी. सर मुझे कंडक्ट 22 और 23 में कंडक्ट करना है. ओके ठीक है. तो अभी 2 साल में प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा ना? अभी देखो सब समझाने लगा हूं. अब सिर्फ वो लोग लिखो जो 21 के एस्पिरेंट्स हैं. 21 में कौन है? शशांक फॉर 21. दैट इज इट. चलो आओ अब समझे 3 प्लान क्या है और तुम्हें समझ आएगा कि सर क्यों कह रहे हैं कि अभी स्टार्ट करना सबके लिए बेनिफिशियल है. जिसने पेपर देना है 2023 में, वो क्या करे? वो सबसे पहले ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन कराए और जीएस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले. राइट, ऑप्शन में कराए एडमिशन, जीएस के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स. 3 मंथ्स वो इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अच्छे से देखे और अपने नोट्स बना ले. जब उसके बन गए नोट्स, राइट, अब वो क्या करे? वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले. मैं ना हर 4 या 5 महीने बाद एक बार हिस्ट्री ऑप्शन के नए रिकॉर्डेड लेक्चर्स बनाता हूं. वो सबसे पिछले वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले और अपने जीएस के नोट्स में इनको रिकॉर्डेड लेक्चर से मर्ज कर दें. राइट, मर्ज करके यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज जो पिछली बार चली थी वो सेम टेस्ट सीरीज लगा लें. अपने आप उनको टेस्ट मिलते जाएंगे, उनके आंसर्स चेक होते जाएंगे, पर अभी वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं. और आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ जीएस फिर वो 160 to 175 डेज के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं, साथ में अपने टेस्ट कर रहे हैं 2023 वाले. जब उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए खत्म, उनके नोट्स बन गए, उन्होंने एक टेस्ट सीरीज मेरे साथ
कंप्लीट कर ली, अब वो लाइव क्लासेस में आ जाएं। जब वो लाइव क्लासेस में आएंगे, अब उनको अगर मैं कुछ वैल्यू एडिशन करने की उसमें कोशिश करूंगा तो उनको सिर्फ एक एक इसके ऊपर स्टिकर लगा के उस पर 2-2 3-3 पॉइंट लिखने हैं। बट जो उनको आज लाइव क्लासेस में समझ आएगा वो कभी आ ही नहीं सकता था जब वो पहली बार लाइव क्लास देख लेते, क्योंकि उनका बेस नहीं था। अब पहले उन्होंने 3 महीने जीएस पढ़ ली, फिर उन्होंने 6 महीने ऑलमोस्ट ये पढ़ लिया, फिर वो 160 डेज का मेरे साथ लाइव कोर्स ले लें। सो उन्होंने हिस्ट्री मेरी क्लासेस में ही 2 बार कर ली और 2 बार टेस्ट सीरीज दे दी, और ये करने में भी वो ब्रेक ले सकते हैं। यहाँ पर वो अपना जीएस वाला पार्ट कर लें और कुछ टाइम के बाद आफ्टर 6 मंथ्स वो 6 महीने का ये कोर्स लगा लें, ताकि 22 तक उनका कोर्स चलता जाए और उनको 2 टेस्ट सीरीज मिल गई एक कोर्स लेने पर, राइट। अब अगर मुझे 2022 में एग्जाम देना है तो मुझे क्या करना है, मुझे ये 2 चीजें साइमल्टेनियसली चलानी है और ये मैं 6 महीने बाद कर लूं। पर अगर मुझे एग्जाम 2021 में देना है तो मुझे ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली करनी पड़ेंगी। मुझे जीएस भी करनी है, मुझे लाइव लेक्चर्स अभी लगाने हैं और पिछले लेक्चर्स को साथ साथ सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि जब मैं नया लेक्चर लेता हूँ उसमें मैं कुछ कुछ रेफरेंस पिछले लेक्चर का दे देता हूँ कि यार वहां पे ये पढ़ा था ना हमने, तो उसमें से ये वाला पार्ट पढ़ लेना। तो तुम्हें तीनों चीजें एक साथ करनी है 2021 वालों को। यू तो कांट वेट इवन फॉर अ सिंगल डे, क्योंकि हम ऑलरेडी जुलाई में बैठे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में टेस्ट। इसके बाद तो तुम ऑप्शन के बारे में सोचोगे भी नहीं। फेब ऑनवर्ड तो तुम सिर्फ और सिर्फ प्री की बात करोगे। सो दिस इज वन प्लान दैट सूट्स एवरीवन्स नीड्स। जिसने 23 में देना है वो 3 बार मेरे साथ पढ़ लेगा, 2 बार टेस्ट भी दे लेगा। अब ये लोग 2 बार टेस्ट एक साथ ही देंगे क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है। फिर चाहे तुमने 2023 में एग्जाम देना है, 22 में देना है, 21 में देना है, प्री मेन से पहले जो एक मेन टेस्ट सीरीज मैंने तुम्हें बताई है वो तुम सबको फिर से मिल जाएगी। सो यू विल बी विद अस टिल द टाइम यू क्लियर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, त्रिपाठी का एग्जांपल लेते हैं जो बात कर रहा है। उसने 2023 में एग्जाम दिया, ड्यू टू अनफोर्सीन रीजंस, अनअवॉइडेबल रीजंस, अनफॉर्चुनेटली उसका सिलेक्शन नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, या सिलेक्शन हो गया, रैंक अच्छा नहीं आया, उसको फिर से एग्जाम देना है। तो वो 2024 के लेक्चर्स का भी एक्सेस ले ले मेरे से और एक टेस्ट सीरीज और दे ले। मुझे क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर एक बच्चा ऑनलाइन में बैठ के मेरी क्लास फिर से सुन ले और एक बार दोबारा मेरे से आंसर चेक करा ले। जिस बच्चे को मैं 2 बार पढ़ा चुका हूं उसको एक बार और पढ़ाने में मेरे को क्या ही मौत पड़ेगी। व्हाई शुड आई फील बैड अबाउट इट? सो आई होप एवरीवन इज नाउ क्लियर विद द प्लान। तो प्लान ये है कि जिन लोगों ने अब कोर्स ज्वाइन करना है वो मेरे को पर्सनली कॉल करेंगे, बट पहले व्हाट्सएप करेंगे कि सर हमारा इस साल का प्लान है और अब हमें थोड़ा पर्सनलाइज्ड आप एक प्लान बना के दो। वो मेरे को इस नंबर पे कॉल, पहले तो व्हाट्सएप कर दो कि सर ये प्लान है कि 2023 में देना है कि 2 में देना है कि 21 में देना है। इसके अकॉर्डिंगली 9814711661 पे अपना नाम लिखो, व्हाट्सएप करो मुझे, नाम लिखो, लिखो कि हिस्ट्री ऑप्शन, नेम एंड अटेम्प्ट इन ईयर 2021, 22, 23 कि सर अब आप हमें एक पर्सनलाइज प्लान बना दो। मैं आपको पर्सनलाइज वो प्लान बना के दे दूंगा कि इस तरह आप ये कोर्स मेरे साथ कंप्लीट करो। साथ में आपको मैं अकाउंट डिटेल्स भेज दूंगा। जैसे आप उसमें फीस जमा करोगे, जो मैंने आपका प्लान बनाया होगा कि अभी आप सिर्फ एनसीईआरटी देखो 3 महीने, या आप साथ में एनसीईआरटी के साथ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, या आप अभी से लाइव क्लासेस में आ जाओ, तो ये तीनों चीजें मैं आपकी करूंगा। राइट, प्रॉपर हर एक स्टूडेंट का मैं एक अपने पास व्हाट्सएप के ना रिकॉर्ड बना लेता हूं मैं कि इस स्टूडेंट ने इस दिन ज्वाइन किया, इसको मैंने ये प्लान बना के दिया, इस डेट पे इसका ये खत्म होना चाहिए था, इसके टेस्ट होने चाहिए थे, इसके टेस्ट हो गए, इसका ये रिकॉर्ड मेरे पास मेंटेन हो गया कि इसके ये मार्क्स आए थे, इसकी यहाँ पे गलती हो गई थी। आई विल नेवर डिलीट एनीथिंग फ्रॉम माई व्हाट्सएप। फिर जब तुम सिलेक्ट हो जाओगे तो मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड पड़ा होगा, मैं किसी अगले बच्चे को दिखा सकता हूँ कि मैं इस तरह इनको गाइड करता हूँ। डन? सो दैट इज इट फॉर द डे। बेस्ट ऑफ लक। बंसल जी ऐसा है, अगर तो 22, 23 की बात कर रहे हो तो कर सकते हो, और अगर 21 की बात कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो।
दूसरी बात जो मैं बहुत दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली जिनसे भी बात हो रही है समझा रहा हूं, तो यहाँ पे ग्रुप में तुम सबको समझाता हूं, कॉलेज किसी के नहीं चल रहे हैं, एवरीबॉडी स्टडिंग फ्री होम। 2 घंटे जीएस को पढ़ने के हम कोई बहुत बड़ा एफर्ट नहीं मान रहे हैं, तो बाकी सारा टाइम क्यों वेस्ट करना है? टाइम पे पढ़ना शुरू करो। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा रिवीजन के लिए अपने लिए टाइम गेन करोगे, और जितना ज्यादा रिवीजन का टाइम मिलता है, मैं ना एक छोटी सी बात सबको समझाता हूँ, बहुत कम लोग हैं जो उसको अंडरस्टैंड करते हैं, एग्री सब करते हैं, अंडरस्टैंड बहुत मुश्किल से करते हैं। जब तक तुम क्लास लगा रहे हो और नोट्स बना रहे हो, क्लास लगा रहे हो और नोट्स बना रहे हो, तब तक तुम तैयारी नहीं कर रहे हो। तुम यूपीएससी की तैयारी करने की तैयारी कर रहे हो कि मैंने तैयारी शुरू करनी है, एक बार मेरे पास सारे नोट्स बन जाए फिर मैं तैयारी शुरू करूं। तो जिस दिन नोट्स कंप्लीट हो गए ना, कि सिलेबस खत्म हो गया, उस दिन से मैं मानता हूं कि तुम्हारी तैयारी शुरू हो गई। अब बाकी तुम सबकी अपनी इच्छा कब तैयारी शुरू करनी है। डन। सो अब तुम लोगों ने सिर्फ मुझे एक व्हाट्सएप करना है, उसके साथ मैं तुम्हारे साथ बैठ के पर्सनल इंडिविजुअल प्लान्स बना के दूंगा, और उन प्लान्स के अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करेंगे। डन। फियरलेस सोल, यही तो समझा रहा हूं, मैसेज करो, सबके पर्सनलाइज प्लान बनेंगे। अब किसने लाइव क्लास देखनी है, जिसने लाइव देखनी है वो तो कल से सुबह से देखेगा लाइव क्लास, और जिसने रिकॉर्डेड देखनी है वो अभी से शुरू कर सकता है, जिसने पहले एनसीईआरटी देखनी है वो भी अभी से शुरू कर सकता है। तो दैट डिपेंड्स नाउ कि कैसे होगा। डन। All right, bye bye, take care. God bless you all. Just send me one message and let's start discussion. Number is 98147 11661.